हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आप सभी को मदर्स कोचिंग की टीम से 78वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और अच्छे परिणाम का आपको इंतजार होगा। इसी उम्मीद के साथ हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, जो कल आपसे पूछा गया था अबाउट दी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए, दो बातें थी आपसे जो पूछी गई थी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। इसका गठन कौन करता है और इसमें कुल कितने मेंबर्स होते हैं, राइट। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कहते हैं हिंदी में संयुक्त संसदीय सचिव। देखिएगा, इस कमेटी का गठन कौन करता है? संसद करती है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं लोकसभा के स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसके अध्यक्षों की नियुक्ति। अब हमने आपसे पूछा था कि इस समिति का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, कार्यकाल क्या होता है, ये समिति जो है एडहॉक समिति है, यानी तदर्थ समिति है। जिसका मतलब क्या है, इसकी प्रकृति इस प्रकार होगी, जो कार्य इसे दिया जाएगा, मान लीजिए कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है जिसपे कि इसको डिस्कस करना है, इसको अपनी फाइंडिंग्स देनी है। जैसे इस पर अभी वर्तमान में जो विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल है, उनका कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं ऑन अडानी फर्म्स और एज वेल एज सेबी की चेयरमैन है वर्तमान में श्रीमती माधवी पुरी, उनके ऊपर उस पर कोई ना कोई डिबेट होनी, उनके उसके ऊपर कोई ना कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। साथ ही साथ कोई बिल हो, मान लीजिए कोई किसी प्रकार का विधेयक पेश किया जाए, पूर्व के अंदर हुआ है, बोफोर्स स्कीम था, उसमें एनआरसी बिल था, उसके तहत वर्तमान में वक्फ बिल आया है, उसके संबंध में भी क्या बनाई गई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें कुल कितने मेंबर होंगे? देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसमें कुल कितने मेंबर होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें कितने सदस्य होंगे इसका फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें जो सदस्य होंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे, दे विल बी ड्रॉन फ्रॉम दी लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से इसमें सदस्य होंगे और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्लियर। और ये समिति है, इसका जो रिकमेंडेशन होगा यानी अनुशंसाएं होगी वो किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होगी। दे ऑल आर ऑफ एडवाइजरी नेचर, यानी जो अनुशंसाएं होगी वो किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होगी। क्लियर। इसकी अनुशंसाएं सिर्फ बाध्यकारी नहीं होती, सिर्फ सलाहकारी समिति है ये। अच्छा, चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, जो कि है आर्टिकल 51A यानी अनुच्छेद 51A, जिसका संबंध है भारत के संविधान में उल्लिखित फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कुछ हमारी क्या है, मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनके संबंध से पहला सवाल है। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी हैज नॉट बीन मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 51A एज द फंडामेंटल ड्यूटी फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के नागरिकों के लिए अनुच्छेद 51A के तहत निम्न में से कौन सी जो उल्लिखित प्रावधान है, इसमें से कौन सा प्रावधान 51A के तहत नहीं आता है। टू रेस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम है, ये माफ करिएगा, एंथम है राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, ये राष्ट्रगान है, दोनों अलग है। राष्ट्रगीत तो वंदे मातरम है, राष्ट्रगान हमारा है, आप सभी जानते हैं, जनगण मन अधिनायक। क्लियर। तो ये पहला ऑप्शन है, देखिए ये बिल्कुल राइट आंसर है कि आगे करेंगे डिस्कस को। सेकंड हम देखते हैं, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना, बनाए रखना, बिल्कुल करना। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना, बिल्कुल ये हमारा उद्देश्य है, मतलब मौलिक कर्तव्य है। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन द 6 to 14 ईयर एज, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो देना, साथ ही साथ इनकी देखभाल करना, ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। जो ऑप्शन ए है जिसके तहत कहा गया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना, देखिए इसमें क्या है, जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की बात की गई, यानी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, इन दोनों की बात की गई है। और साथ में कहा गया है कि भारत के आजादी के जो विभिन्न मूल्य हैं उनका भी सम्मान करना है। तो पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता है। तो वंदे मातरम इज अ नेशनल सॉन्ग और इसको बनाया गया था, इसकी रचना की गई थी संस्कृत में श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1870 के दशक में। और जो पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है अनुच्छेद 51A के तहत, अनुच्छेद 51A क्या कहता है, इट डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एवरी सिटीजन। तो क्या कहता है, 51A का पहला भाग कहता है
टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल, यानी संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखना और इसके आदर्शों का पालन करना, साथ ही साथ संस्थान उनका सम्मान करना, और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना। ये कहा गया है, ये लिखा गया है आर्टिकल 51A सब सेक्शन सब ए के अंदर। तो ध्यान रखिएगा जो नेशनल सॉन्ग है इसकी बात नहीं की गई है, हाँ इसको बराबर सम्मान देने की बात की गई है, पर ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं आता है। फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य के अंदर नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे गाएंगे नहीं, बस ये इतना बाध्यकारी नहीं है। क्लियर? ये ड्यूटीज क्या होती है हमारे पर बाध्यकारी होती है, हमें ये काम तो करना ही चाहिए। तो और वंदे मातरम गाना किसी भी ओकेजन पर बाध्यकारी नहीं, किसी फंक्शन के अंदर। तो इट इज नॉट लिस्टेड इन द फंडामेंटल ड्यूटी। द नेशनल सॉन्ग इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एज द नेशनल एंथम। हमने बात की कि राष्ट्रगान है उसी के समकक्ष राष्ट्रगीत को जो हमने बराबर सम्मान दिया है, बट ये बाध्यकारी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि इसे हर इवेंट पर इसका गान किया जाए। क्लियर? हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, FD यानी मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य कहां से लिए हमने? वर्तमान में रूस देश है, पहले USSR था, सोवियत संघ था, और वहीं से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज। सोवियत संघ के संविधान से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि ये इंक्लूड कब हुए। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भारत के संविधान के भाग 4A में आती है। कहां पर आती है? भाग 4A, भाग 4 में आती है अंडर आर्टिकल 51A, राइट। और ये कब ऐड हुई है? ये ऐड हुई है हमारी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, यानी these were added by the 42nd Constitution Amendment Act 1976 on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। आपके लिए प्रश्न जो बनता है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में समिति, किस समिति ने अनुशंसा की थी? तो वो समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। क्लियर? जो कमेटी है उसके द्वारा सिर्फ 8 फंडामेंटल ड्यूटी है, 8 मूल कर्तव्य को ही परिभाषित किया गया था, लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटी, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और एक जो 11वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, जिसका संबंध किससे है? इट डील्स विद द आर्टिकल 21A, यानी इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनकी एजुकेशन दी जाएगी अंडर आर्टिकल 21 है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। शुरुआत में 8 समिति ने सुझाव दिए थे, 2 बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिए गए, और एक जोड़ा हमने सन 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। यदि आपको ईयर याद ना रहे, ध्यान रखिएगा 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या आता है? 2। तो 2002 के अंदर हमारा ये संविधान संशोधन हुआ था रिगार्डिंग दी फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर? नेक्स्ट है which state has become the first state in the country to give money to girl student to buy sanitary napkins। छात्राओं को, जो स्कूली छात्राएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वो प्रतिवर्ष कुछ पैसों की, कुछ राशि की सहायता करेंगे? देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि इस प्रकार कर्नाटक राज्य में, राजस्थान में और दिल्ली में क्या होता है, इन 3 जगहों पर, 3 राज्यों में 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली, यहाँ पर क्या होता है कि सैनिटरी नैपकिन जो है वो फ्री यानी मुफ्त में प्रोवाइड किए जाते हैं। बट मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर इसको खरीदने के लिए बालिकाओं को पैसे दिए जाएंगे। वो कितने रुपए होंगे? वो देखिए वो होंगे 300 रुपीज, 300 रुपए होंगे, और ये 1 वर्ष यानी प्रति वर्ष जो है ये प्रदान किए जाएंगे और सीधा उनके अकाउंट के अंदर आएंगे। ध्यान रखिएगा ये किसके तहत हो रहा है? ये हो रहा है सैनिटेशन एंड हाइजीन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निर्णय लिया गया है, जिससे कि लगभग 19 लाख छात्राओं को इसका लाभ मिलने वाला है। और छात्राएं कौन सी होगी? ऐसी छात्राएं जो कक्षा 7 से कक्षा 12 के बीच में पढ़ती हैं, यानी क्लास 7 से क्लास 12 तक की जो छात्राएं हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है एज पर दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट है राहुल नवीन। मिस्टर राहुल नवीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? राहुल नवीन जी को हाल ही में किस निकाय का प्रमुख बनाया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, से भी हम खूब बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? माधवीपुरी बुज्जी। तो ये पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता है। सेकंड में बात करें
डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय। तीसरा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, आप जानते होंगे दलजीत सिंह जी हैं, वो वर्तमान में क्या है इसके प्रमुख बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके भी अध्यक्ष नहीं, ये बनाए गए हमारे प्रवर्तन निदेशालय, जिसका नाम खूब सुनते हैं अखबारों में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो देखिए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी है, अपॉइंटमेंट कमेटी यानी कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, उसके द्वारा डिसीजन लिया गया है दैट श्री राहुल नवीन जी, यानी राहुल नवीन जी जो है भारत के आने वाले नए निदेशक होंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। उनका कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष का होगा। क्लियर, और कब से होगा, जब जिस दिन वो ऑफिस अपना पदभार ग्रहण करेंगे तब से होगा, लेकिन तब तक के लिए उन्हें क्या किया है, उन्हें ओएसडी अपॉइंट किया गया है। क्या किया गया है, ओएसडी। क्लियर। अभी वर्तमान में क्या है देखिए, ये ईडी के अंदर क्या है, विशेष निदेशक है, स्पेशल डायरेक्टर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर, और ये भारत की जो भारतीय राजस्व सेवा है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, उसके अधिकारी है 1993 बैच के। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा 2023 में क्या किया था, राहुल नवीन जी को, फिर माफ कीजिएगा ये वो ओएसडी अपॉइंट नहीं किए गए हैं, वो कोई और नियुक्ति हुई है हाल ही में, इसके बारे में बता दिए आपको, अवॉइड करिएगा आप। तो वर्तमान में क्या है, 2023 में इन्हें बनाया गया था कार्यवाहक निदेशक ईडी का। क्या बनाया था, एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ दी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये कब बनाया था, 2023 में। अच्छा अब वर्तमान में जो संजय कुमार मिश्रा जी हैं, ये ईडी के डायरेक्टर हैं, इनका रिटायरमेंट होने वाला है, और उसके बाद कौन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे हमारे राहुल नवीन जी एज दी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ध्यान रखिएगा कि जो ईडी के डायरेक्टर होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 का है, उसके तहत ईडी के निदेशक की नियुक्ति की जाती है, और इनका कार्यकाल 2 साल का होता है, और एक कमेटी है जिसकी अनुशंसा पर, समिति की अनुशंसा के आधार पर इनकी अपॉइंटमेंट होती है, जिसमें कौन होते हैं, जो भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं वो होंगे, कुछ होंगे सतर्कता आयुक्त, साथ ही साथ जो गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सचिव हैं वो इस समिति के सदस्य होते हैं। उनके नाम, उनके द्वारा दी गई अनुशंसा के आधार पर जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट है उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है इस पद के लिए। अच्छा एक गौरव है, ये आपको बताना है कि गौरव क्या है, एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से किस संस्था के द्वारा इसका डेवलपमेंट और डिजाइन दोनों किए गए हैं। क्लियर। तो 4 ऑप्शन है, रिसर्च सेंटर इमारत, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। देखिए जो ग्लाइडर्स है ना, ये आप इससे कंफ्यूज मत होइए, ग्लाइड इसका नाम आ रहा तो ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड है, बिल्कुल नहीं है। ये जो ग्लाइडर्स है इसकी स्थापना लखनऊ है, यूपी के अंदर की गई है। इसका मेन उद्देश्य है पैराशूट बनाना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि बम बनाने का काम ये करे। तो राइट आंसर इसका जो है हमारा पहला ऑप्शन ए है, रिसर्च सेंटर इमारत एक लेबोरेटरी है जिसकी स्थापना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा की गई थी इन दी 1980s। 1980 के दशक में इस लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। हम बात करते हैं इस गौरव के बारे में। गौरव क्या है देखिए, डीआरडीओ के द्वारा अभी ओडिशा के तट पर इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MK1, इसके द्वारा गौरव बम का, जो गौरव क्या है, एक हमारा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, इसका टेस्ट सफल परीक्षण किया गया है, और इसके लिए हमारे विदेश रक्षा मंत्री जी और डीआरडीओ के अध्यक्ष द्वारा इस पूरी टीम को बधाई दी गई है। तो गौरव क्या है, एक एयर लॉन्च यानी हवा से ये फेंका जाएगा 1000 किलो का क्लास 1000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब है, जिसका क्या है, इसका उद्देश्य है कि लंबी दूरी तक टारगेट जो हमारे उद्देश्य लक्ष्य हैं उनको हिट कर सकें किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है। और जब इसे ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक तो ये करता है इंडियन नेविगेशन सिस्टम और एक जीपीएस, इन दोनों का जो तकनीक है उसको हाइब्रिड मोड में यूज करते हुए ये अपने टारगेट को हिट करता है। तो आईएनएस और जीपीएस दोनों के डेटा को इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य को हिट करता है। क्लियर। इसे डिजाइन किसने किया है, देखिए स्वदेशी रूप से डिजाइन भी किया है हमने, उसको विकसित भी किया, किसके द्वारा, तो हमारी है रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई हैदराबाद के अंदर है, इसके द्वारा जो है आरसीआई रिसर्च सेंटर इमारत, ये नया नाम सुना होगा आप सभी ने, तो आरसीआई के द्वारा जो इसे डेवलप किया गया है, ये ध्यान रखेगा, ना तो इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, ना ही ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया है। अच्छा वर्तमान में बात करें जो रक्षा विभाग है, रक्षा विभाग के सचिव कौन है और डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, तो वो हमारे समीर वी कामत जी। ध्यान रखिएगा ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो समीर वी कामत जी वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन भी हैं और रक्षा विभाग के हमारे सचिव भी हैं। अब हम कुछ बात करते हैं, हमारे सामने 3 कंपनीज के नाम थे, डिफेंस पीएसयू हैं, यानी रक्षा क्षेत्र के
सरकारी उपक्रम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। देखिए एक नवरत्न कंपनी है, 3 कैटेगरीज होती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो ये नवरत्न कैटेगरी सेकंड कैटेगरी के अंदर आती है। और जो हमारा रक्षा विभाग के तहत सबसे बड़ा डिफेंस पीएसयू यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है रक्षा विभाग, और उस विभाग के तहत जो सबसे बड़ा हमारा जो सरकारी उपक्रम है वो हमारा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। देखिए इसका मेन काम क्या है आप सब जानते हैं, तेजस हम बनाते हैं यानी लाइट वेट हेलीकॉप्टर बनाते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाना काम इसका, एरो इंजन बनाना, एवियोनिक्स में फाइटर जेट बनना, ये लक्ष्य किसका है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। देखिए मिनी रत्न कंपनी, हमने पढ़ा था महारत्न, मिनी रत्न और महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो मिनी रत्न के अंदर 2 कैटेगरी आती है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 और 2। तो ये उसमें से क्या है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है, जिसका मेन काम क्या है, इसकी स्थापना हुई थी 1970 के अंदर, 1970 में स्थापना हुई। इसका मेन काम है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बनाना, यानी इस प्रकार की मिसाइल डेवलप करना जो कि टैंक को हिट करे। क्लियर। साथ ही साथ सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम बनाना, ये काम किसका है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का। एक हमने अंतिम पढ़ा था एक डिफेंस पीएसयू ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड GIL, देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कानपुर में हमने पढ़ चुके हैं। इसका मेन काम क्या है, पैराशूट बनाना, साथ ही साथ ब्रेक पैराशूट, जो किसके काम आते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर। क्लियर। तो ग्लाइडर्स GIL जो है इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका कोई लक्ष्य नहीं था कि हम गौरव नाम का एक बॉम्ब बनाए, ये काम था हिंदुस्तान का काम था, ये था रिसर्च सेंटर इमारत का, RCI का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंस्ट्रक्टेड टू रिकॉर्ड और रजिस्टर ऑल द अनरजिस्टर्ड टेम्पल्स मठ्स एंड ट्रस्ट इन द स्टेट। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, उस राज्य में उसके जितने मंदिर, मठ और जो न्यास है, ट्रस्ट है, उन सभी का क्या हो, पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये राज्य जो हमारा है, ये राज्य हमारा बिहार है। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम सब राज्य के तहत जो सभी मंदिर हैं उनको क्या करेंगे, मंदिर और मठ है उनको हम रजिस्टर करने वाले हैं। ये किसके तहत होगा, बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट एक्ट 1950 का अधिनियम है बिहार का, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950, जिसके तहत क्या है, जितने भी सरकारी मतलब पब्लिक टेम्पल नहीं, सार्वजनिक मंदिर हो, सार्वजनिक मठ हो और न्यास हो और धर्मशालाएं हो, उनका पंजीकरण अनिवार्य है। और सरकार ने निर्णय लिया है, क्यों किया है ऐसा, और इसके लिए इन्होंने सभी जो जिला न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन्हें डायरेक्शन दी है दैट आप अपने एरिया में संबंधित क्षेत्र के अंदर जितने मंदिर हैं, सार्वजनिक मंदिर हो, मठ हो या ट्रस्ट हो जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, उनका पंजीकरण करें। और इसकी रिपोर्ट कहाँ सबमिट होगी, इसकी रिपोर्ट सबमिट होगी बिहार राज्य के बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, यानी बिहार राज्य का जो धार्मिक न्याय बोर्ड है, वहां पर इसका सारा डेटा जाएगा और इससे ये पता लग सके कि इन मंदिर, इन मठ और इन न्यास के पास, ट्रस्ट के पास कितनी सारी जमीन है। कुछ हजारों एकड़ में जमीन पाई गई है, तो उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना जरूरी है। और ये जो ट्रस्ट है वो किसके अंदर काम करती है, बोर्ड काम करता है अंडर दी लॉ डिपार्टमेंट यानी विधि विभाग के तहत। वो बिहार स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अच्छा, कल क्या हुआ है, हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कुछ गैलेंट्री अवार्ड यानी वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो हम कुछ, इसलिए प्रश्न पूछा गया आपसे कि भारत के प्रथम 3 पुरस्कार वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इनका गठन यानी इनको शुरुआत कब किया गया था, ये आपको बताना है। इन विच ईयर ऑन विच डेट दीज 3 अवार्ड महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र हैज बीन वर इंस्टीट्यूटेड। क्लियर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपको बताना है, इसमें क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1951 है, सेकंड 4 जनवरी 1952। देखिए ये भी स्टेट का भी संबंध किसी न किसी अवार्ड से है, आगे हम करेंगे डिस्कस। 26 जनवरी 1950 राइट आंसर जो हमारा है 26 जनवरी 1950 है। और ये लागू हुए थे, इस दिन तो इनकी स्थापना होती है, परंतु ये 15 अगस्त 1947 से ही हमारे देश में लागू। उसके बाद जिन ऐसे नागरिक या ऐसे हमारे योद्धा जिन्होंने कि देश की सर्वोच्च रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो, उन्हें अवार्ड दिए जाने की स्थापना हुई थी। क्लियर। तो इनका गठन हुआ है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। ये डेट आप ध्यान रखिएगा, किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि न्यूज में है रिसेंटली। इनकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को, और ये लागू कब से होते हैं, फ्रॉम 15 अगस्त 1957। जिस दिन हम भारत को आजादी मिली है उसी दिन, यानी आज हमारे लिए कितना गर्व की बात है कि हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हमारे पर कोई बाउंडेशन नहीं है। पूछिए उन लोगों से जो बांग्लादेश में रह रहे हो, ऐसी जगहों पर जहां पर किसी न किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का रूल चल रहा हो। क्लियर।
तो हमें मतलब गर्व होना चाहिए और हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे ऐसे वीर जवान देश में रहे जिन्होंने भारत को आजाद करवाया है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि कुछ अवार्ड और स्टेब्लिश किए गए, वो किए गए थे इन दी ईयर 1952। वो डेट थी 4 जनवरी 1952। क्या हुआ था इस दिन 3 कैटेगरी है, अशोक चक्र कैटेगरी 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। 3 अवार्ड और बनाए गए थे, इन अवार्ड्स को गठन किया गया था। और इनको भी लगू, इनके भी इफेक्ट की डेट थी 15 अगस्त 1947, यानी परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सभी चक्र जो हैं इनको कब से लागू माना गया है? 15 अगस्त 1947 से। भले ये बाद में इस्टेब्लिश हुआ। तो जो हमने देखे 3 नाम देखे, अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो पहले को नाम दिया गया अशोक चक्र, दूसरे को कीर्ति चक्र और तीसरे को दिया गया शौर्य चक्र। और ये कब हुआ था? जनवरी 1967, यानी 1967 जनवरी के अंदर हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो हमने 3 अवार्ड पढ़े हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये हमारे युद्ध काल के तहत किसी व्यक्ति के द्वारा जो हमारे देश के लिए सर्वोच्च योगदान देता है, सर्वोच्च कंट्रीब्यूशन करता है, किसी की जान बचाता हो, संपत्ति की रक्षा करता हो या किसी आक्रमण को रोकता हो, उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये शांति काल में अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए, यानी अपने दुर्लभ योगदान के लिए, किसी की व्यक्ति की जान बचाई हो, संपत्ति की रक्षा की हो या किसी आतंकवादी घटना को, किसी भी एक्टिविटी को रोका हो, उसके लिए मिलता है हमारा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन अवार्ड की घोषणा होती है वर्ष में 2 बार, एक होती है गणतंत्र दिवस पर, एक होती है हमारे स्वतंत्रता दिवस पर, जो भी कल की गई है। अच्छा, इनका क्रम कैसे रहेगा? मतलब अगर इनको पदानुक्रम की बात करें, हायरार्की की बात करें, टॉप पर कौन रहेगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, परमवीर चक्र। नाम से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, परमवीर चक्र। फिर अशोक चक्र है। क्यों? क्योंकि अशोक चक्र भी जो शांति काल में अपनी विशिष्ट और दुर्लभ योगदान के लिए, सेवाओं के लिए दिया जाता है, तो परमवीर चक्र के समकक्ष माना गया अशोक चक्र को। सेकंड है हमारा महावीर चक्र, थर्ड है, फोर्थ है कीर्ति चक्र, पांचवा वीर चक्र, छठा है हमारा शौर्य चक्र। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। और कुछ और अवार्ड भी हैं जो अलग अलग सेवाओं के लिए मिलता है, जिसमें हमारा सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल है, युद्ध मेडल यानी युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, यानी युद्ध में जो सेवाएं दी जाती है, युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। साथ ही साथ हमारे विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल। ये कुछ अलग अलग प्रकार के अवार्ड है जो कि हमारे आर्मी पर्सनल को दिए जाते हैं, जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस में सेवाएं दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो पहला अवार्ड था, पहला अवार्ड, देखिए एक नाम से आप बड़े परिचित होंगे, विक्रम बत्रा जी से, जिन्होंने कारगिल युद्ध के अंदर अपना अपना जीवन दांव पर लगाया और वीर गति को प्राप्त हुए और भारत को जो उस युद्ध में सफलता हासिल करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। तो पहला अवार्ड हम बात करें तो ये थे हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा। ये आप ध्यान रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा है। इन्होंने भारत पाकिस्तान के 1947 के युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके लिए इन्हें मरणोपरांत दिया गया है पोस्टह्यूमसली, यानी मरणोपरांत अवार्ड मिला है। कौन सा? परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें की लिविंग यानी जीवित रहते हुए पहला परमवीर चक्र मिला हो, वो हमारे हैं मेजर रामा राघोबा राणे। ये हैं कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, मेजर रामा राघोबा राणे हैं। इन्हें मिला है दूसरा नहीं, ये जो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे हमारे शूरवीर रहे हैं जिनको की जीवित यानी जीवित रहते हुए इनको पहला पुरस्कार मिला है परमवीर चक्र के तौर पे, और इनका ध्यान 1993 के आसपास हुआ था। क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए, 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाम देखिए कुल सभी सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक सिर्फ 21 लोगों को ही 21 परमवीर चक्र ही प्रदान किए गए हैं। तो हमारे लिए 21 नाम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए नाम सभी महत्वपूर्ण है, जो रिकॉर्ड में नहीं आते हैं या उन्हें अवार्ड नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, बट जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च योगदान दिया हो, उनके लिए हमें नमन भी करना चाहिए, श्रद्धा भी होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं WHO के बारे में। WHO ने क्या किया है? हाल ही में एक बीमारी को जो अफ्रीकी देशों में बड़ी फैल चुकी थी, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आपको बताना है उस बीमारी के लिए वैश्विक आपातकाल घोषित किया है।
प्रश्न ये है, रिसेंटली द WHO हैज डिक्लेयर्ड द आउटब्रेक ऑफ विच डिजीज इन कॉन्गो एंड अफ्रीका टू डिक्लेयर एज दी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, यानी वैश्विक समुदाय के लिए आपातकाल घोषित किया उस बीमारी के संबंध में। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है एम पॉक्स है, यानी मंकी पॉक्स। क्यों पढ़ रहे हैं मंकी पॉक्स? हम जानते हैं मंकी पॉक्स अभी हाल ही में अफ्रीका के 10 देशों में 10 देशों के अंदर इमर्ज हुआ था और सर्वाधिक केस देखे गए हैं किसमें? कोंगो देश के अंदर। कितना था इसका? लगभग 96% जो केस हैं अफ्रीका के वो कहाँ हैं? कोंगो देश के अंदर। और पिछले वर्ष की तुलना करें, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये आउटब्रेक हुआ था, उसमें जो 90% तो डेथ बढ़ चुकी है इसकी, यानी मृत्यु की दर बढ़ा दी, और केस बढ़े हैं 160%, यानी जो इसके केसेस निकल कर आ रहे हैं वो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 160%। इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, WHO ने वर्ष 2022 में भी एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ यानी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था फॉर 10 महीनों के लिए। राइट, हम सारी बात पढ़ चुके हैं। अभी जो एम पॉक्स है फैलता कैसे? देखिए ये बेसिकली है जूनोटिक डिजीज। क्या है? जूनोटिक डिजीज मतलब क्या है? ये जानवरों से इंसान के अंदर फैलती है, और यदि कोई इंसान इनसे कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड है तो वो चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो या क्लोज कॉन्टेक्ट से हो, उसमें फैल सकता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। देखिए 2022 के अंदर भी इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हमने डिक्लेयर किया था WHO के द्वारा। और ऐसा क्यों करता है WHO? देखिए WHO ऐसा इसलिए करता है कि यदि किसी बीमारी को वैश्विक बीमारी में वैश्विक आपातकाल घोषित किया जाएगा तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो उसे फंड रेज कर सकता है रिसर्च, यानी उसके अनुसंधान के लिए कि क्यों हुआ है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फंडिंग करना। साथ ही साथ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एफर्ट यानी वैश्विक समुदाय को एक मंच पर लाकर सभी देश सामूहिक रूप से कलेक्टिवली एफर्ट लगाएं जिससे कि बीमारी को हम कंट्रोल कर सकें। वर्तमान में ये 70 से अधिक देशों के अंदर फैल चुकी है। क्लियर? अच्छा, WHO के महानिदेशक कौन है? ध्यान रखिएगा, टेड्रोस एधनम गेब्रेयेसस। ये नाम महत्वपूर्ण हमारे लिए, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो टेड्रोस गेब्रेयेसस जो है वर्तमान में WHO के हैं महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट है आरबीआई। आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है जिससे कुछ ऑब्जेक्टिव रखा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है बेंचमार्किंग ऑफ इट्स स्टैटिस्टिक्स, यानी आरबीआई के अलग अलग डेटा आते हैं उनकी बेंचमार्किंग करना, मतलब जो वैश्विक स्तर पे मानक है उनके अनुसार बेंचमार्किंग करना। इसके लिए समिति बनाइए। हमारे लिए समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम महत्वपूर्ण, तो उसी पे फोकस करिए आप कि किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए। चारों जो हमारे ऑप्शन हैं ये चारों वर्तमान में कौन है? डेप्यूटी डायरेक्टर यानी डेप्टी गवर्नर, यानी आरबीआई के अंदर क्या है, एक तो होते हैं गवर्नर और एक होते हैं हमारे डेप्यूटी गवर्नर। ऊपर डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, गवर्नर होता है 1, यानी कुल 5 सदस्यीय निकाय है मेन देखा जाए तो। इसके अलावा और अलग अधिकारी होते हैं। तो चारों नाम दिए गए, माइकल देवव्रत पात्रा, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राय। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए माइकल देवव्रत पात्रा है। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जिसका काम है कि आरबीआई के जो अलग अलग डेटा है जो कि जिन पर की ग्लोबल स्टैंडर्ड बने हुए उसके अनुसार काम करना। ऐसे डेटा को मतलब कि आगे आने वाला जो भविष्य का डेटा है उसको रिफाइन करना, उसमें कुछ शोधन करना, उसका मतलब उसको बेहतर तरीके से रिकॉर्ड करना। साथ ही साथ एक हमारा अदर जो सामान्य डेटा है जिसके बारे में कोई स्टैंडर्ड यानी कोई हमारे पास बेंचमार्क नहीं स्थापित है या कोई मानक नहीं है उनके बारे में बेंचमार्किंग करना। ये कुल 10 सदस्यीय है समिति है जिसका काम होगा कि नवंबर 2024 तक जो है इनको रिपोर्ट पेश करनी होगी। हमारे लिए ध्यान रखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है, ये 4 नाम जो है हमारे कि इनमें से कौन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं है, तो चारों हैं स्वामीनाथन जे, टीवी रविशंकर, एम राजेश्वर राय, माइकल देवव्रत पात्रा। क्लियर? और आरबीआई गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास जी। और ध्यान रखिएगा आरबीआई गवर्नर जो है हमारे कौन क्या होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं जिसका काम है कि भारत के अंदर महंगाई को कंट्रोल करना। अच्छा, एक अभी न्यूज में आ रहा है सेंटर फॉर नर्मदा। नर्मदा है ये, सेंटर फॉर नर्मदा, नर्मदा का शॉर्ट फॉर्म है। आपको बताना है कि सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट, ये इसका उद्देश्य, केंद्र का उद्देश्य क्या है? नर्मदा नदी के बारे में अध्ययन करना
कि वर्तमान में स्थिति किस प्रकार की है और क्यों है, उसके बारे में ये सेंटर किसने लॉन्च किया। आपके सामने 4 विकल्प हैं, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। तो देखिए इसका राइट आंसर है आईआईटी गांधीनगर। और साथ में हेल्प की जा रही है आईआईटी इंदौर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर दोनों मिलकर बना रहे हैं। दोनों ने सेंटर फॉर नर्मदा बेसिन स्टडीज मैनेजमेंट को है उसका स्थापना की है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय की भी मदद दी जाएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो सारी रिवर्स किसके अंदर आती है? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आती है। इसका काम क्या होगा, इसका मेन गोल क्या होगा, वो हम पढ़ते हैं। नर्मदा नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी इकोसिस्टम ऑफ नर्मदा रिवर विल बी असेस्ड ऑन द करंट स्टेट। वर्तमान में इसकी अवस्थिति क्या है उसका पता लगाना, साथ ही साथ ये पता लगाना कि किस प्रकार के मुद्दे हैं, किस प्रकार के कारणों से वर्तमान में नर्मदा नदी को नुकसान पहुंच रहा है और उनको क्या क्या मेजर के द्वारा, क्या उपायों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं, इसका काम करना है। इसके बारे में पता लगाना काम किसका है? इस सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। अच्छा, इसके साथ ही हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? नर्मदा नदी। देखिए ये कहां से निकलती है? ये है नर्मदा नदी हमारी, ये तापी है, ये माही और साबरमती। ध्यान रखिएगा भारत में 4 नदियां ऐसी हैं जो कि किधर जा रही हैं? उत्तर भारत में किस तरफ जा रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। इनका ढलान किस तरफ है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? तो जो नर्मदा नदी है वो निकलती हमारे अमरकंटक, मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है अमरकंटक के, जहां पर नर्मदा कुंड है वहीं से निकलती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो विंध्या और सतपुड़ा रेंज है। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं इस रिवर के बारे में। ये पेनिनसुला इंडिया की यानी प्रायद्वीपीय भारत की वेस्ट फ्लोइंग सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी हम देख चुके हैं। ये देखिए पश्चिम में कौन कौन सी बह रही? नर्मदा है, तापी है, साबरमती और माही, 4 नदियां हैं। ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे लंबी नदी है, लगभग इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर। कितनी? आगे हम पढ़ लेंगे इस बारे में। इसका ओरिजिन यानी इसका उद्भव कहां से होता है? ये होती है नर्मदा कुंड है। ये कहां स्थित है? अमरकंटक पहाड़ी पर 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नर्मदा कुंड से इसका उद्गम होता है और ये ऑल टुगेदर बहती है खंबाती खाड़ी में। लगभग कितनी दूरी तय करती है? 1312 किलोमीटर। देखिए मेंशन्ड है 1312 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये जाती है कहां पर? खंबाती खाड़ी में। कहां पर जाएगी? खंबाती खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कैम्बे, जो कहां पर अवस्थित है? अरेबियन सागर, अरब सागर के अंदर, नॉर्थ ऑफ भरूच। गुजरात का शहर है, गुजरात के पोर्ट सिटी भरूच, उससे उसके उत्तर में खंबाती खाड़ी है, वहां जाकर अपना पानी में छोड़ती है। ये किसके अंदर किसके बीच में बहती है? ये बहती है रिफ्ट वैली के अंदर। ये है 2 हमारी पर्वत श्रृंखलाएं, विंध्या और सतपुड़ा। तो देखिएगा मैप में, आप देखिए ये तो हमारी है विंध्या रेंज, विंध्यन रेंज। ये हमारी सतपुड़ा रेंज। तो विंध्या और विंध्यन पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है नर्मदा नदी। ऑल टुगेदर कहां जाती है? खंबाती खाड़ी में। यहाँ भरूच है, भरूच से ऊपर नॉर्थ में है। और ये किसका हिस्सा है? अरेबियन सी का, अरब सागर का हिस्सा है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है लंबाई के मामले में, 13, जिसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। अब देखिए जो नर्मदा नदी का बेसिन क्षेत्र है, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3% है, 3% से भी हल्का सा ज्यादा है। और इस नदी को क्या काटती है? इस नदी को काटती है यहाँ से निकलने वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा इस नदी से गुजरती है। और ध्यान रखिएगा जो माही नदी है ये 2 बार कर्क रेखा है उसे काटती है। कितनी बार? माही काटती है 2 बार और नर्मदा से निकलती है कर्क रेखा 1 बार। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। जो नर्मदा नदी है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के मध्य डिवाइडर का काम करती है। और इस नदी पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी बनी हुई है उनके नाम पढ़ लेते हैं। आप वर्ल्ड फेमस जानते होंगे, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, एक इंदिरा सागर है, सरदार सरोवर डैम है, ओंकारेश्वर, बारगी और बरगी और महेश्वर डैम, जहां पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और अगर आपको ये थोड़ा बहुत ही परिचित है, जबलपुर के पास, ये आपके ध्यान रखिएगा, जबलपुर के पास क्या है? धुआंधार वाटरफॉल। क्या है? धुआंधार फॉल। क्लियर? अच्छा, इसकी सहायक नदियों की बात करें, हेलोन नदी, बंजर रिवर, बरना नदी, तवा नदी, छोटा तवा, ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां, जिसमें से तवा नदी जो है सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है।
लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, यानी दाई ओर की बाई ओर की सहायक नदियां हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नदी हमने नाम पढ़ ली हैं। जो एमपी स्टेट्स हैं वो थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़े, अदरवाइज हमारे लिए काम का क्या है कि किस संस्थान के द्वारा इसका गठन किया गया है इस सेंटर का, और नर्मदा नदी जो है उसके बारे में बेसिक डिटेल हमें पता होनी चाहिए। किससे बहती है? ये बहती है रिफ्ट वैली से, जो किसके मध्य है, ऊपर तो विंध्यन रेंज है और नीचे की ओर दक्षिण की ओर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसके बीच में बहती है। अच्छा, हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड जो है कल हमारी राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने डिक्लेयर किए हैं। देखिए ये कब मिलता है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी कार्मिक के द्वारा, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है, मिलिट्री में है, पुलिस में है, उनके द्वारा क्या हो, उनके द्वारा किसी व्यक्ति की जान बचाई गई हो, या उन्होंने एक अदम्य साहस दिखाते हुए, विशिष्ट प्रकृति का उन्होंने जोश दिखाते हुए, वीरता दिखाते हुए कोई ऐसा काम किया जिससे कि भारत की रक्षा की जा सके, उसके लिए अवार्ड मिलता है। ये कहाँ कहाँ से आते हैं? आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ, जिसमें क्या आती है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, जो सब आती है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, वो हमारी क्या है, सीएपीएफ है। पुलिस हो, फायर सर्विस यानी अग्निशमन सेवा हो, होम गार्ड हो, या फिर सिविल डिफेंस। हम जानते हैं सिविल डिफेंस जो क्या करता है, जब बाढ़ आ जाती है, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, उसमें जो मानवीय सहायता के लिए सबसे पहले सिविल डिफेंस आता है। इन क्षेत्रों के लिए ये गैलेंट्री अवार्ड यानी वीरता पुरस्कार से उनको सम्मानित करते हैं। तो 78वें स्वाधीनता दिवस या 78वें स्वतंत्रता दिवस पर इनकी घोषणा की गई है कल ही। अच्छा, एक इसमें अवार्ड है प्रेसिडेंट मेडल, यानी प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री, यानी वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक। ये किसे मिल रहा है? तेलंगाना के पुलिस हेड कांस्टेबल हैं, उनको दिया जा रहा है। वो आप उनका नाम याद रखेगा कि कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है चादुवू यदैया, चादुवू यदैया है। इन्हें क्या मिला है? राष्ट्रपति का वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है। राष्ट्रपति पदक मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने 2022 में एक चैन स्नेचर को पकड़ा था, अपनी जान जोखिम पर खेलकर। क्लियर? अच्छा, दूसरा है कि हमने पढ़ा था कि मेडल क्यों मिलता है, राष्ट्रपति पदक क्यों मिलता है, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक क्यों मिलता है? उसकी वजह क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाई हो, संपत्ति की रक्षा की हो, साथ ही साथ कोई भी अपराध होने से रोका गया हो, या उस अपराधी को गिरफ्तार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, और ये काम आप जानते हैं ये बिना वीरता के पॉसिबल ही नहीं है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की वीरता दिखाता है इन सेवाओं से, उनको ये पुलिस पदक मिलता है फ्रॉम दी राष्ट्रपति पदक, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक यानी प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री दिया जाता है। हम इसके अलावा 6 मेडल पढ़ चुके हैं, और अन्य जो मेडल थे वो भी हम पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग दी गैलेंट्री अवार्ड्स। अच्छा, ये फूल है नील कुरुंजी, ये क्यों न्यूज में? देखिए इस प्रकार का दिखता है, ये लगभग बैंगनी कलर का है, दूर से नीला दिखाई देता है। इसका नाम है ट्रोबिलैंथस कुंतियाना। ये ऐसा फूल है जो कि 12 साल में, इट ब्लूम्स एवरी 12 ईयर्स, यानी 12 साल के बाद ही ब्लूम करता, खिलता है। अगर जैसे 2006 में पहली बार खिला था, ये लास्ट पहली बार तो नहीं, फिर 2018 में खिला, अब ये खिलने वाला है 2030 में, राइट। की विशिष्ट प्रकृति ये देखिए भारत में कितनी विविधता है कि हमें एक ऐसा फूल देखने को मिल रहा है जो कि 12 साल में ब्लूम करता है, 12 साल में खिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको शो करता है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्लियर? हम बात कर रहे थे नील कुरुंजी फूल के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ है, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा कहा गया है कि इसका वल्नरेबल स्टेटस यानी संकटपन्न जाति है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ऐसी प्रजातियों के नाम आते हैं जिनके लिए किसी न किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हुआ हो और उनका कहीं ना कहीं संख्या में कमी आई, उनके एरिया में कमी आई हो। क्लियर? तो आईयूसीएन का स्टेटस जो है वल्नरेबल है, वर्तमान में डिक्लेयर किया गया है इस फूल के लिए। ये पर्पल कलर का फ्लावरिंग श्रब यानी फूलदार झाड़ी है, जिसका बैंगनी कलर है और दूर से ब्लू कलर का दिखाई देता है। अच्छा, ये जो है ना भारत में मिलता है, बेसिकली एंडेमिक श्रब है, जो कहाँ मिलता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अंदर, और इसकी ऊंचाई होती है लगभग 3 मीटर तक। क्लियर? ये कहाँ मिलता है? ओनली जो शोला ग्रास लैंड है, हमारे शोला घास के मैदान है जो कि पश्चिमी घाट में नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, वहीं पर हमें देखने को मिलता है। और कितनी ऊंचाई पर मिलता है? ये मिलता है 1340 से 2600 मीटर की हाइट पर, यानी 1300 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर ही ये हमें इस प्रकार की जो नील कुरुंजी फ्लावरिंग श्रबी देखने को मिलती है। भारत में कुल इसकी 34 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, 33 तो मिलती है पश्चिम घाट में, एक मिलती है हमें पूर्वी घाट के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, इसे वल्नरेबल क्यों बोला गया है?
संकटापन क्यों बोला गया है इसको, इसकी वजह क्या है, देखिए इसका जो हैबिटाट है यानी इसका जो आवास है उसमें कहीं कटौती हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि वहां हो रहा है सॉफ्टवुड और टी प्लांट, चाय के बागान है, उनका क्षेत्र बढ़ रहा है इसलिए हो रहा है, शहरीकरण से हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वेजिव स्पीसीज यानी ऐसी प्रजातियां जो कि ऐसी किस्म जो कि बाहर से आती है किसी और इकोसिस्टम से, यहाँ आकर सेटल डाउन होती है, उनसे इनकी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण भी क्या हो रहा है, इसमें इसके जो हैबिटाट है उसमें कटौती देखी गई है। ध्यान रखिएगा 40% जो इसका हैबिटाट आवास है, जिस क्षेत्र में ऐसा अनुकूलतम वातावरण जिसमें ये फूलदार झाड़ी उग सकती है, ग्रोथ कर सकती है, उसका नुकसान हो चुका है, उसको हम खो चुके हैं, इसलिए इसे वल्नरेबल स्टेटस दिया गया है। ये भारत के लिए वो चिंताजनक बात भी है, क्योंकि ऐसी प्रजाति का फूल जो कि 12 साल में ब्लूम करता है उसे प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी और एज इंडिविजुअल भी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरल सेक्रेटरी गोविंद मोहन, मिस्टर गोविंद मोहन जी हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू होम सेक्रेटरी यानी नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं गोविंद मोहन जी। ध्यान रखिएगा जब भी किसी विभाग के सचिव की नियुक्ति होती है, मंत्रालय की नियुक्ति, मंत्रालय में सचिव की नियुक्ति होती है, वो की जाती है कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट यानी द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा इसकी नियुक्ति इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। गोविंद मोहन जो है वो क्या है, वर्तमान में आईएएस ऑफिसर है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान में क्या है, ये सचिव भी हैं। और ये रिप्लेस करने वाले हैं अजय कुमार भल्ला जी को, जिनका टर्म खत्म होगा 22 अगस्त को। तो इन बिटवीन क्या होगा, इन्हें नियुक्त कर दिया गया है एज दी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी टू दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय में इनको ओएसडी नियुक्त कर दिया गया है। अजय कुमार भल्ला जी वर्तमान में, और ये वर्तमान में भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के रहने वाले गृह सचिव हैं। इनकी नियुक्ति 2019 में कर दी गई थी। लगभग 5 साल जो है सबसे सर्वाधिक कार्यकाल रहा है किसका, अजय कुमार भल्ला जी का। देखिए अब हम बात करें कार्यकाल की, तो भारत के जो गृह सचिव होते हैं किसके, गृह मंत्रालय के डायरेक्टर, वो किसके निदेशक, आईबी के, सीबीआई के डायरेक्टर, डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा सचिव हो, या फिर फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव हो, या फिर हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सचिव हो। इनका कार्यकाल है 2 साल के लिए फिक्स होता है। लेकिन कुछ समय पहले भारत सरकार ने बदलाव किया और इसमें यह बदलाव किया कि इनका कार्यकाल जो है एक साल के लिए, एक साल के लिए कितना बढ़ा सकते हैं, 3 वर्ष तक। तो मतलब कितना है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू दी अप टू 5 इयर्स मैक्सिमम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अजय कुमार भल्ला जी वर्तमान में, इनको हटाकर कौन बन रहे हैं, गोविंद मोहन जी। अच्छा हम बात कर रहे हैं भारत के कैबिनेट सचिव की। देखिए जो भी सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, जितने भी आईएएस अधिकारी भारत में, ध्यान रखिएगा सिविल सेवाओं के सबसे प्रमुख कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव। क्लियर। इनका मुख्य काम होता है कि प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद उसके बीच में समन्वय बना रहे, और कैबिनेट की मीटिंग में क्या एजेंडा होगा ये तय कौन करते हैं, कैबिनेट सचिव करते हैं। सारी रिपोर्टिंग जाती है इन्हीं के थ्रू जाती है। और आपातकाल जैसी स्थितियों में, जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक आपदा है, उस समय भी चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं, प्रधान सहायक होते हैं प्रधान भारत के प्रधानमंत्री के लिए। सारी ब्रीफिंग कौन करते हैं, कैबिनेट सचिव भारत के। और ये भारत की सिविल सेवाओं के सबसे पदेन अधिकारी होते हैं। ही इज दी चीफ ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईएएस अधिकारियों सबसे सर्वोच्च पद किसका है, तो वो है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी का। लास्ट वीक क्या हुआ है, भारत के वित्त सचिव थे, हैं अभी टीवी सोमनाथन जी, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए घोषणा की गई थी। और ये कब करने वाले हैं, वर्तमान में राजीव गौबा हैं, इनका कार्यकाल खत्म होगा 30 अगस्त को। उसके बाद से पदभार ग्रहण कर लेंगे एज दी कैबिनेट सेक्रेटरी। क्लियर। अच्छा जो राजीव गौबा हैं, ये भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ये 2019 में इनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई थी हिंदी एज दी कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर। तो ध्यान रखिएगा जो भारत के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी, हमने इनके बारे में कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल वो एमसीक्यू डिस्कस किया था। तो आगे आने वाले टाइम में टीवी सोमनाथन जी इनका नाम देखने वाले हैं एज दी कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। क्लियर। अब तक क्या देखिए होता क्या है, भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उस केस में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी वित्त सचिव के पद पर है, तो अमूमन क्या होता है, उन्हें या तो आरबीआई का गवर्नर बना देते हैं, ऐसा कोई पद मिल जाता है। बट ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी वित्त सचिव को पद कौन सा मिल रहा है, सेकंड टाइम हो रहा है, उन्हें मिल रहा है कैबिनेट सेक्रेटरी का पद। इससे पहले कभी हुआ, बिल्कुल हुआ है। एक पीके कौल जी थे 1985 में, उन्हें भी वित्त सचिव के वित्त सचिव के पद से हटाकर क्या बनाया, कैबिनेट सचिव। तो दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि टीवी सोमनाथन जी जो कि वित्त सचिव है, उनको बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, भारत का कैबिनेट सचिव। ध्यान रखिएगा जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है और टीवी सोमनाथन जी हैं, इन्होंने वर्ल्ड बैंक में 9 वर्ष तक, 9 इयर्स तक जो है वर्ल्ड बैंक में
निदेशक के तौर पे और एडवाइजर के तौर पे अपनी सेवाएं दी है, और 2015-17 के अंदर भी पीएमओ के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और इन दी पीरियड ऑफ कोविड-19 एज वेल। जो टीवी सोमनाथन जी, उन्होंने किताब लिखी है विद गुलजार नटराजन, किताब का नाम क्या है? स्टेट कैपेबिलिटी इन इंडिया। स्टेट कैपेबिलिटी इन इंडिया, इस किताब का नाम है, यह नाम याद रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, बिकॉज जिस पद पर जाने वाले हैं, भारत की जो प्रशासनिक सेवा है, उनका सर्वोच्च पद ये ग्रहण करने वाले हैं। देखिए, जो कैबिनेट सचिव है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो पदानुक्रम है उसके अंदर 11वां स्थान है, अलॉन्ग विद दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके समकक्ष 11वां स्थान है इनका। पहला हमने कल ही पढ़ा राष्ट्रपति महोदय का, फिर उपराष्ट्रपति महोदय का है। इस तरह से 11वां स्थान मिलता है हमारे कैबिनेट सचिव का, और डायरेक्टली किसके अंडर काम करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री के अंडर काम करते हैं। क्लियर? और केंद्र सरकार का जो भी प्रशासनिक कार्य होगा उसका अंतिम निर्णय किसका होता है? एज ए ब्यूरोक्रेट कैबिनेट सचिव का। इनका मेन काम होता है सरकारी जो काम है बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल सही तरीके से अकॉर्डिंग टू द लॉ कैरी आउट किए जाएं। क्लियर? अच्छा, एक हम बात करते हैं यूएन के संबंध में। भारत की ओर से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट किए गए हैं टू दी यूनाइटेड नेशंस। यूएन के अंदर क्या होता है? हर राष्ट्र की ओर से एक अपना प्रतिनिधि भेजना होता है, जो कि किसी न किसी हर देश की विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। और हाल ही में ये अपॉर्चुनिटी मिली है पार्वता नेनी हरीश जी को। श्री पार्वता नेनी हरीश जी हैं, ये भारत के आने वाले संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट यानी स्थायी प्रतिनिधि होंगे। और इनसे पहले कौन रहे हैं? इनसे पहले रुचिका कंबोज जी हैं, ये 1 जून को रिटायर हो गई थी। क्लियर? तब से पद खाली है, तो भारत की सरकार ने निर्णय लिया है पार्वता नेनी जो है, पार्वता नेनी हरीश जी एक आईएफएस अधिकारी हैं, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, इन्हें क्या बनाया जाए? संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत का स्थायी प्रतिनिधि। क्लियर? और रुचिका कंबोजी जो है, ये भारत की पहली महिला अधिकारी थी जिन्हें की यूएन के अंदर भारत का स्थायी प्रतिनिधि या भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया था। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं इंडिया और मालदीव के बारे में। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है, भारत और मालदीव दोनों के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत कि 1000 सिविल सेवकों को भारत जो है ट्रेनिंग देगा। और ये एग्रीमेंट जो है 2019 में कर लिया गया था, लेकिन बाद में इस बीच में किसी कारणवश रोक दिया गया, परंतु दोबारा इसे रिन्यू किया है हमने। क्लियर? तो भारत के विदेश सचिव कौन है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं। और विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक नाम न्यूज में रहेगा कुछ समय तक, अगले आने वाले कुछ सालों तक विक्रम मिश्री जी हैं। ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के, विदेश सचिव पहले विनय मोहन क्वात्रा थे, वो भारत के यूएस के अंदर राजदूत है। कौन है? विनय क्वात्रा। ये कुछ फेमस पोजीशंस हैं, तो यूएस एम्बेसडर है, यूएस एम्बेसी के अंदर ये भारत के प्रतिनिधि हैं। क्लियर? इनका बेसिक काम क्या? देखिए, भारत सरकार है वो पड़ोसी देशों के जो सिविल सेवा अधिकारी हैं उनको भी ट्रेनिंग देता है। उसमें सेंटर कौन सा काम करता है हमारा? नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र। ये हमारा केंद्र है जो क्या काम करता है? बांग्लादेश, तंजानिया, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कंबोडिया, इनके जो सिविल सेवा अधिकारी हैं इनको ट्रेनिंग देने का काम करता है। और हाल ही में हमने मालदीव के साथ जो एग्रीमेंट फिर से साइन किया है। अच्छा, एक पुस्तक का नाम आ रहा है 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, यानी भारत के 75 प्रमुख क्रांतिकारी। देखिए, इस किताब को लिखा गया है, एक एमपी हैं, सांसद हैं, भीम सिंह जी। भीम सिंह जी ने बताया कि 75 ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको कहीं ना कहीं उतना बड़ा जो है प्रेज नहीं मिला, उनकी इतना बड़ा जो सम्मान नहीं मिला, उनके बारे में किताब लिखी गई है। और इसका अनवील किया है राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जी के द्वारा, इसको अनवील किया गया है इस पुस्तक को, किताब। क्लियर? एक जेनेवा कन्वेंशन। देखिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हाल ही में जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, एक प्रकार का एनजीओ जो काम करता है कि कहीं भी मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, चाहे वो युद्ध क्षेत्र क्यों ना हो, उन्होंने कहा है कि जेनेवा कन्वेंशन जो कि साइन किया गया था अगस्त 12 1949 को, 12 अगस्त 1949 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। इसका मेन एजेंडा क्या था कि विश्व में कहीं पर भी मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट है मिर्जाना स्पॉलरिक, इन्होंने एम्फसाइज किया है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है कि हम जानते कई जगह पर भी युद्ध चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सिविलियन यानी आम नागरिक हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा, उसे रोकने के लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर सशस्त्र विद्रोह होता है
उस क्षेत्र में हमें मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो कि इसके प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा है कि जेनेवा कन्वेंशन बनाया गया था कि जो युद्ध होते हैं उस समय जो युद्ध में वॉर प्रिजनर्स होंगे, कौन होंगे? वॉर प्रिजनर यानी युद्ध बंदी होंगे, उनके साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए, साथ ही साथ जो सिविल नागरिक है यानी आम नागरिक सिविलियंस है उनके साथ किस प्रकार ट्रीटमेंट हो, ये डील करता है जेनेवा कन्वेंशन। क्लियर? चलिए हमारी क्लास है आज की समाप्त करते हैं। अगेन आप सभी को 78वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक आप पढ़ते रहिए अगली क्लास तक, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि अगला लेक्चर उस पर एमसीक्यू हो या डिस्कस करें, प्लीज उसे मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद दोस्तों।